हूं राहुल जाधव AWA अमरावती से और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए नाम के ऊपर से बहुत कुछ इंडिकेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर जाना, मतलब किसी मॉलिक्यूल में से यदि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकलता है तो उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। सो इस रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए हम जनरली यूज करते हैं टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। देखिए इसमें प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें यूज करना है टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड का। सो देखिए रिएक्शन कैसा होता है। यदि हम CH3 CH2 N CH3/3 और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको बैलेंस करेंगे I- से। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम आयोडाइड। सो देखिए ये हो गया आपका इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड। सो फ्रेंड्स, ये क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड है और क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड में भी आप एक बात गौर कीजिए, यहां पे जो अल्किल ग्रुप है ये एक इथिल ग्रुप है और 3 मिथिल ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉफमैन एलिमिनेशन में एक ऐसा अमोनियम हैलाइड यूज होगा जिसके पास अल्फा और बीटा कार्बन अवेलेबल है। सो एटलीस्ट आपको बीटा कार्बन होना ही होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अल्फा तो मिथिल ग्रुप में भी है लेकिन मिथिल के पास बीटा कार्बन नहीं है। सो ऐसा ही आपको एक अल्किल यूज करना पड़ेगा जिसके पास अल्फा के साथ साथ बीटा कार्बन भी अवेलेबल होना चाहिए। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड। यदि हम क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन AgOH के साथ करते हैं, सो फ्रेंड्स ये AgOH कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो AgOH देखिए, यदि हम मॉइस्ट Ag2O लेते हैं, सो देखिए सिल्वर ऑक्साइड है और सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में ले रहे हैं। सो हमें पता है मॉइस्ट मींस मॉइस्चर और मॉइस्चर में होता है वाटर। सो यदि वाटर के साथ हम सिल्वर ऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो ये बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और यदि सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड के साथ होती है, सो देखिए यहां से इस I- को रिप्लेस करेगा OH-। सो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें I- की जगह आपको लगाना है OH-। सो आपका फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2N, जिसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और CH3/3 और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने वाला जो आयोडीन था उसको रिप्लेस कर दिया है OH ने। सो अब यहां पे आयोडीन की जगह पे आ जाएगा OH। सो ये बन गया आपका इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो आयोडाइड था यहाँ पे, आयोडाइड की जगह यहां पे बन जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, और ये एक इंटरमीडिएट है। प्लस इसके साथ बाय प्रोडक्ट जाएगा AgI। सो यहां से आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया AgI। सो यदि हम नेक्स्ट स्टेप में इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, सो देखिए आपको इस अल्किल ग्रुप पे फोकस करना है। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। सो देखिए अल्फा और बीटा पोजीशन में हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। देखिए यदि अल्फा से नाइट्रोजन, यदि 3 मिथिल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच हो रहे हैं, सो ये डेफिनेटली टर्शरी अमाइन हो जाएगा। और अल्फा से मतलब टर्शरी अमाइन पूरा का पूरा रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा, जबकि बीटा कार्बन से रिमूव होगा एक हाइड्रोजन। सो इस एलिमिनेशन को कहेंगे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यदि अल्फा कार्बन से NCH3/3 पूरा ग्रुप एलिमिनेट होता है और बीटा से H, अब H किसके साथ रिमूव होगा, सो देखिए OH- इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बाय प्रोडक्ट जाएगा H2O। यदि बीटा से एक H चला जाता है तो यहां पे बचेगा CH2
और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और अल्फा कार्बन से NCH3/3 टर्शरी अमाइन हमें रिमूव करना है। सो यहां पे भी बचेगा CH2। सो ये बन गया आपका अल्कीन्स, जिसे हम इथीन भी कहते हैं, प्लस बाय प्रोडक्ट जाएगा NCH3/3। सो ये बन गया आपका अल्कीन, जिसे हम कहेंगे इथिलीन, प्लस ये बन गया आपका टर्शरी अमाइन। सो ये ओवरऑल रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। देखिए, यदि हम क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाइड, मतलब जो कि हमने लिया है इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन यदि हम AgOH के साथ करते हैं, सो फ्रेंड्स AgOH कहां से आ रहा है? सो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यदि हम लेते हैं, सो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को ही हम कहेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मॉइस्चर की रिएक्शन मतलब वाटर की रिएक्शन यदि सिल्वर ऑक्साइड के साथ होती है तो हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और यदि सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमारे क्वाटर्नरी अमोनियम हलाइड के साथ रिएक्ट होता है, सो आयोडीन को रिप्लेस करेगा OH, मतलब आयोडीन की जगह पे आपको लगाना है OH। देखिए, मैंने ये पूरा ग्रुप एज इट इज लिखा है, जहां पे आयोडीन था उस जगह पे मैंने लगाया है OH माइनस, प्लस बाय प्रोडक्ट जाएगा AgI। यदि हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, सो देखिए OH माइनस CH3 मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, और यदि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो बाय प्रोडक्ट जाएगा H2O जाने के बाद CH3 के पास बचेगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो जा चुका है। सो अब ये बच रहा है CH2, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन आपको करना है डबल बॉन्ड में। सो अल्फा से रिमूव क्या होगा? NCH3/3। सो ये टर्शरी अमाइन अल्फा से रिमूव हो रहा है। अब आपको एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसको क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से, दोनों ही कार्बन से एक एक ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिसके बाद हमें अल्कीन्स मिलता है, जिसे हम कहते हैं इथिलीन, प्लस जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो है टर्शरी अमाइन, जिसका नाम आएगा ट्राइमिथिल अमाइन, प्लस बाय प्रोडक्ट जा रहा है वाटर। सो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। आपको बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर राइट द नोट ऑन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कीन्स फ्रॉम क्वाटर्नरी अमोनियम हलाइड। इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको हॉफमैन एलिमिनेशन उस समय वहां पे लिखना है। सो ये है हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, हॉफमैन एलिमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी हॉफमैन कार्बिल अमीन टेस्ट, या फिर इसी टेस्ट को दूसरा नाम दिया है आइसोसाइनाइड टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हॉफमैन्स केमिस्ट द्वारा ही दी गई है, और ये इसको भी नेम रिएक्शन के हिसाब से ही हम ट्रीट करते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा नाम में ही क्लू दिए हुए हैं, रिएक्शन का नाम जो है उसी में बहुत ज्यादा क्लू है हमारे लिए। कार्बिल अमीन मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात। दूसरी, आइसोसाइनाइड। सो आपको ये आइसोसाइनाइड याद रखना है। कार्बिल अमीन को ही हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ये नाम से ही आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए, आइसोसाइनाइड मतलब इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो डेफिनेटली आइसोसाइनाइड ही फॉर्म हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम में ही उसका प्रोडक्ट दिख रहा है। सो ये आपके लिए क्लू हो गया है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन ही देगा, ये सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं देगा। आई रिपीट, ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन में ही होगी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देंगे। सो क्यों नहीं देंगे भाई, वो हम आगे देखने वाले हैं। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। देखिए, यदि हम RNH2 जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन, यदि हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हैं, CaCl3 ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब KOH हम 3 मोल KOH लेंगे, आप NaOH भी ले सकते हो, लेकिन हम 3 मोल्स यहाँ पे KOH या NaOH ले रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि इसकी हम रिएक्शन करते हैं, सो देखिए फ्रेंड्स,
रिएक्शन किस तरह से होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ याद रखने के लिए। देखिए, यदि हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, सो KOH आपको 3 मोल्स लेना है, ये आपको याद रखना है। अब इनका एक देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, यहां से हम थ्राइस KCl बाहर निकाल सकते हैं। सो देखिए, यदि 3K और 3Cl बाहर जाते हैं, सो बाय प्रोडक्ट बन गया आपका थ्राइस KCl। ये पहला बाय प्रोडक्ट आपको बाहर निकालना है, थ्राइस KCl। थ्राइस KCl बाहर निकालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अब 3 OH ग्रुप आपके बाकी हैं जो यहाँ पे बचे हुए हैं। सो 3 OH, यदि 3 हाइड्रोजन मिलते हैं सो थ्राइस H2 बाहर जा सकते हैं। अब 3 हाइड्रोजन कौन कौन से हो जाएंगे, ये देखिए, ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन। सो टोटल हाइड्रोजन हो गए आपके 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ बाय प्रोडक्ट जाएगा थ्राइस H2O। देखिए, पहला बाय प्रोडक्ट 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, थ्राइस KCl पहला बाय प्रोडक्ट चला गया। दूसरा बाय प्रोडक्ट 3 OH यहां पे बाकी हैं। 3 OH के साथ यदि पहला H और ये 2 H, टोटल 3 H यदि आपस में मिल जाते हैं, सो 3 H और 3 OH, दूसरा बाय प्रोडक्ट जाएगा थ्राइस H2। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या बच रहा है वो देखिए। सबसे पहले R एज इट इज बाकी है, R के बाद आ रहा है आपका N, और N के बाद हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी ये हाइड्रोजन भी जा चुका है, Cl भी जा चुका है, और K और OH भी जा चुके हैं। सो बच रहा है केवल आपका C, और C डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा N के साथ। सो R, N और N को लग रहा है आपका C। सो ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। सो इसका पूरा नाम हो जाएगा अल्किल साइनाइड। ये बन गया आपका अल्किल आइसोसाइनाइड। सो इंपॉर्टेंट थिंग, आपको किस तरह से मैंने रिएक्शन का शॉर्टकट बताया है वो याद रखना है, उसी तरह से आपको ये करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसका नाम आपको याद रखना है, जिसके नाम में ही आइसोसाइनाइड है। एक एग्जांपल इसका हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम R मतलब अल्किल की जगह हम इथिल ग्रुप रखते हैं, C2H5NH2, सो ये बन जाएगा आपका इथिल अमाइन। सो ये इथिल अमाइन बन गया आपका। यदि इथिल अमाइन की रिएक्शन में फिर एक बार क्लोरोफॉर्म से कर रहा हूं, इसको आपको चेंज नहीं करना, ये कांस्टेंट रिएजेंट वैसा ही रहेगा। इन प्रेजेंस ऑफ थ्राइस KOH, देखिए KOH भी हमने 3 ले रखे हैं यहाँ पे। फिर एक बार शॉर्टकट देखिए, यहां से 3K और 3Cl हमें बाहर निकालने हैं थ्राइस KCl। सो थ्राइस KCl आपका जा चुका है बाहर। देखिए, अब यहां से H और ये 2 H, ये 3 H बन गए, और 3 H 3 OH के साथ थ्राइस H2O बन के ये भी जा चुके हैं बाहर। अब आपका बच रहा है C2H5, से ये हो गया आपका C2H5। N, C2H5 को लगाना है आपको N, और N को सीधा बॉन्ड लगाना है आपको C से। सो N को हमने C से बॉन्डेड कर दिया, और ये बन गया आपका इथिल इथिल आइसोसाइनाइड। फिर एक बार देखेंगे, यदि हमने इथिल अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की है इन प्रेजेंस ऑफ थ्राइस KOH, देखिए KCl बाहर बाय प्रोडक्ट जा चुका है, OH और H मिला के थ्राइस H2O भी बाहर जा चुका है। अब बच रहा है आपका C2H5, C2H5 को बॉन्डेड है N, और N को बॉन्डेड हो जाएगा C। सो ये बन जाएगा आपका इथिल आइसोसाइनाइड। इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, व्हेन इथिल अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म in presence of KOH it gives ethyl isocyanide। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने केवल एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन की है। ये रिएक्शन एरोमेटिक में भी हो सकती है। यदि हम एरोमेटिक अमाइन लेंगे, मतलब यदि हम यहाँ पे एनिलीन लेते हैं C6H5NH2, इसको हम कहेंगे एनिलीन, या फिर इसको हम बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं, बेंजामाइन भी कह सकते हैं, अमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं। ये सभी नाम एनिलीन के ही हैं। और यदि एनिलीन की रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं CaCl3 के साथ, प्लस यदि हम थ्राइस KOH, सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हम इन सभी की रिएक्शन करते हैं, सो फिर एक बार यहाँ से थ्राइस KCl हमें बाहर निकालना है। थ्राइस KCl के साथ 3 OH और 3 H, यहाँ से थ्राइस H2O भी बाहर निकालना है। सो 2 बाय प्रोडक्ट हो गए आपके थ्राइस H2O प्लस थ्राइस KCl।
अब जो मेन प्रोडक्ट बच रहा है वो आएगा आपका C6H5 और उसके लग रहा है आपका N और N को लग जाएगा C। सो ये बन गया आपका फिनिल आइसोसाइनाइड। ये बन गया आपका फिनिल आइसोसाइनाइड। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल हो गई आपकी कार्बिल अमीन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। सो ये एक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमाइन में होती है, लेकिन ये केवल प्राइमरी अमाइन में होगी, सेकेंडरी टर्शरी में नहीं होगा। अब सेकेंडरी और टर्शरी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, यदि यहाँ पे हम सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन लेते तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसलिए ये रिएक्शन केवल प्राइमरी अमाइन में ही होगी, सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं होगी। सो इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के डिस्टिंग्विश के स्वरूप में भी देखते हैं। मतलब प्राइमरी अमाइन को यदि हमें सेकेंडरी और टर्शरी से डिस्टिंग्विश करना होगा, सो हम इस रिएक्शन का यूज वहां पे कर सकते हैं। सो ये है ओवरऑल आपकी हॉफमैन कार्बिल अमीन टेस्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हाइजेनबर्ग टेस्ट, या फिर इसको हम कहते हैं रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसका यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के लिए। सो मतलब ये प्राइमरी अमाइन अलग प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी अमाइन भी अलग प्रोडक्ट देगा और टर्शरी की रिएक्शन भी अलग तरीके से होगी। सो हमें ये तीनों रिएक्शन 1 बाय 1 यहाँ पे देखनी है। सो सबसे पहले जो हम रिएक्शन लेंगे वो हम रिएक्शन लेंगे प्राइमरी अमाइन में। सो सबसे पहली रिएक्शन हमारी होगी प्राइमरी अमाइन में। देखिए, प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2। यदि हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन मतलब RNH2 की रिएक्शन अरिल सल्फोनिल क्लोराइड, अरिल की जगह मैं यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लेता हूं। बेंजीन मतलब C6H5। सो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन, और बेंजीन को सल्फोनिल मतलब सल्फर, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका Cl। देखिए, मैंने इस तरह से इस कंपाउंड को लिखा है। इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फिर से एक बार देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यहां पे लिख लेंगे हम। ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यदि ये रिएक्शन होती है, सो देखिए रिएक्शन बहुत इजी है। अब क्या होगा आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। देखिए, NH2 में से नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, वहां से 1 हाइड्रोजन और यहां से Cl। देखिए, मैं NH2 को थोड़ा चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए, NHH। देखिए, मतलब ये 2 हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा जूम करके लिख दिया है। सो नाइट्रोजन, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जिसको मैंने जूम करके लिख दिया है। सो देखिए, यहां से एक H और Cl, हम यहां से बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हैं HCl। यदि यहां से बाय प्रोडक्ट HCl निकलता है, सो देखिए R के बाद अब यहां पे बचेगा NH, क्योंकि एक H और Cl यहां से बाय प्रोडक्ट जा चुका है। सो यहां पे बच रहा है केवल NH, और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग सीधे हो जाएगी सल्फर के साथ। सो NH बॉन्डेड हो जाएगा सल्फर से, सल्फर के पास डबल बॉन्ड O, और इसको हम अटैच कर देंगे बेंजीन रिंग के साथ। सो ये बन जाएगा आपका सल्फोनामाइड। अब यदि हम अल्किल ग्रुप की जगह इथिल ग्रुप रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अल्किल ग्रुप की जगह यहां पे रख दिया है इथिल ग्रुप, ये आपका बन गया है HH। सो अमाइन को मैंने थोड़ा जूम करके लिखा है, जिससे 2 हाइड्रोजन क्लियर दिख रहे हैं। इसका नाम है इथिलामाइन। यदि इथिलामाइन की रिएक्शन मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करता हूं, मतलब देखिए Cl S डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग। ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
सो फ्रेंड्स देखिए, यहां से मैं HCl इस तरह से रिमूव कर सकता हूं। यदि यहां से H और Cl बाय प्रोडक्ट जा रहा है HCl, सो HCl जाने के बाद C2H5 NH, C2H5NH, H और Cl जा चुका है, मतलब नाइट्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा सल्फर के साथ। सो ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, और इसको लग जाएगा आपका बेंजीन रिंग। सो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे N इथिल बेंजीन सल्फोनिल, या फिर नीचे लिखता हूं मैं इसको अमाइड, N इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। सो एक बार फिर हम देखेंगे, यदि हम इथिल अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो बाय प्रोडक्ट HCl जा रहा है और यहां पे मिल रहा है आपको N इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। सो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा है वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इससे अटैच है डायरेक्ट सल्फोनिल ग्रुप, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। सो यदि हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सो हमें क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्राइमरी अमाइन का जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसे यदि हम बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सो हमें क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है, जिसको यदि हम फिर से यदि एसिडिफाइड करते हैं या फिर उसमें यदि एसिड डालते हैं, सो हमें एक इनसोल्युबल कंपाउंड यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। सो आपको ये याद रखना है कि यदि प्राइमरी अमाइन के प्रोडक्ट को हम डिसॉल्व करते हैं बेस में, सो हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, और यदि हम उस सॉल्यूशन का फिर से एसिडिफिकेशन करते हैं, सो हमें एक इनसोल्युबल कंपाउंड मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी अमाइन के लिए। अब हमें देखना है नेक्स्ट रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन का। यदि हम सेकेंडरी अमाइन, मतलब हम यहाँ पे लेते हैं C2H5N, C2H5 और N को लगा है यहाँ पे H, मतलब इसका नाम हो जाएगा डाई इथिल अमाइन। यदि हम डाई इथिल अमाइन की रिएक्शन फिर एक बार बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ यदि हम यहाँ पे करते हैं, ये देखिए ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं, सो देखिए यहां से फिर एक बार बाहर जाएगा HCl, और यदि हम यहां से HCl बाहर निकालते हैं, सो बाहर बचेगा यहाँ पे C2H5 एंड C2H5। HCl तो यहां से जा चुका है, सो यहां बचेगा S डबल बॉन्ड O, और यहां बचेगा फाइनली रिंग स्ट्रक्चर। सो इसका नाम हो जाएगा N डाई इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ये बन गया NN डाई इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो एक बार फिर देखेंगे, यदि हम डाई इथिल अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, सो हमें मिलेगा NN डाई इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। अब ये जो कंपाउंड हमें मिला है, ये इनसोल्युबल कंपाउंड है एसिड में, क्योंकि इसके पास देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। यदि हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होगा तो सोल्यूबल ये नहीं होगा, इसलिए हमें ये याद रखना है इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो इनसोल्युबल है एसिड में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है। लास्ट हम देखेंगे टर्शरी अमाइन की रिएक्शन। देखिए यदि हम टर्शरी अमाइन की रिएक्शन देखते हैं, सो देखिए C2H5N, C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। इस अमाइन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। यदि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, मींस टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल रिएक्शंस है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और इन तीनों अमाइन को हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हमारी हाइजेनबर्ग टेस्ट यहाँ पे खत्म होती है, और साथ साथ में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अमाइन के यहाँ पे खत्म होती है। फ्रेंड्स, आपको इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस भी करनी है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.